वेलकम बैक वंस अगेन। आप आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना बहुत ही आसान टॉपिक होगा। वो होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक आसान टॉपिक है। जितना ये आसान है उतना ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग। मैं बता दूं अगर इस टॉपिक के बारे में, तो ये टॉपिक जो है ना जेई मेंस के लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहिए। चलिए पहले हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारा बात है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो वेरिएबल का जो इक्वेशन है ये तो आसान है। हम लोग इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे सोल्व करना है। बहुत सारे मेथड है, जैसे कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। कुछ भी मेथड से कर लेंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर बात करें तीन वेरिएबल का, जहां पे तीन वेरिएबल थ्री वेरिएबल्स आर देयर, देन इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। एंड व्हाट वी हैव स्टडी इन द आवर चाइल्डहुड, by that conventional method it will be taking a long time and it will be a lengthy process to solve that question. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोसीड करने के लिए, इसको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मतलब तीन वेरिएबल है तो इसमें हम लोग कन्वेंशनल मेथड क्या था कि यहाँ से कुछ वेरिएबल का निकाल लें, एक्स वाई जेड, यहाँ से निकाल लें, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो वहां से इक्वेशन मिलेगा, फिर तीसरे इक्वेशन का यूज करके सोल्व करेंगे, मतलब एक लंबा सा प्रोसेस। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्रैमर्स ने पहले से हमें रूल दे रखा है भाई। क्रैमर्स रूल जो बोलता क्या है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन है, देखिए अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो आसानी से हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे डेल्टा। और जैसे डेल्टा निकालने के लिए हमारे पास क्या करना है, एकदम ध्यान से देखिएगा। डेल्टा के लिए हमारे पास जो एक्स वाई जेड है ना, इसका कोएफिशिएंट को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देना है बस। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, जैसे यहाँ पे देखिए एक a1 b1 c1, इसको यहाँ से लिख दिया a1 b1 c1, आप देख रहे हैं। दूसरा इक्वेशन में a2 b2 c2 है, उसको लिख दिया a2 b2 c2 दूसरे रो में। और तीसरा इक्वेशन जो है a3 b3 c3, उसको लिख दिया है तीसरे रो में b3 a3 b। अप टू हियर नो इशू। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज हमें निकालना है और डेल्टा एक्स। तो अब हमें निकालना होगा डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हमें डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स के लिए क्या करना है कि हमें जो ये जो इक्वेशन इक्वल टू के बाद जितना जो वेरिएबल लिखा हुआ है ना, जितना जो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, d1 d2 d3, इसको ना हम लोग कॉलम में डाल दिए। ये देखिए यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट था ना उसको रिप्लेस करके यहाँ पे डाल दिया, मतलब इसके जगह पे ये आ गया, ठीक है, d1 d2 d3। तो इसको जो x को रिप्लेस करके आया इसलिए इसको x से बोल डिनोट किया है। अब है यहाँ पे अब हमको y वाला टर्म निकालना होगा, तो y वाले टर्म के लिए, तो y का टर्म क्या है, दूसरा वाला टर्म देखेंगे b1 b2 b3। अब इसको ना रिप्लेस कर दिया, मतलब इसमें इसको रिप्लेस करके d1 d2 3 यहाँ लिखेगा, यहाँ d1 d2 d3 y की रिप्लेस कर दिया। और तीसरे जो होगा वो होगा x के z के लिए, उसके लिए क्या किया है कि हमारे पास जो तीसरा इक्वेशन जो z था ना, जो z का जितना भी टर्म्स है, जितना भी कोएफिशिएंट था, उसको रिप्लेस करके d1 d2 d3 डाल दिया। देखिए यहाँ ये डाल दिया, यहाँ पे ये बदल, बाकी यहाँ यहाँ पे कोई फर्क कोई चेंज नहीं किया। तो इसको बोला ये z का टर्म हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास निकालना है क्रैमर्स रूल। कहता क्या है भाई, क्रैमर्स रूल कहता है कि अगर आपको x निकालना है तो x के लिए ना x वाले टर्म से, x वाले टर्म मतलब डेल्टा x मैंने लिख दिया, और ये डेल्टा x को डेल्टा से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। ये देखिए x का वैल्यू जो है डेल्टा x में x डेल्टा से डिवाइड करना है, y का जो वैल्यू होगा
वो डेल्टा वाई में डेल्टा से डिवाइड करना होगा, और इजेड का जो वैल्यू होगा वो डेल्टा इजेड में डेल्टा से डिवाइड करना। बस यही हमारा क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल और कुछ नहीं करता है। क्रैमर्स रूल सिंपल सा रूल है, बहुत ही आसान रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हमें अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ करने की विशेष जरूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ जो इक्वेशन बने हैं सारे कोएफिशिएंट को एक एक डिटरमिनेंट के अंदर में रख देंगे और उसको बोल देंगे डेल्टा। अब उसको बाद क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट है ना इक्वेशन के बाद वाला, उसको ना रिप्लेस कर दिया, एक्स की जगह पे अगर डाल दिया तो उसको बोल दिया डेल्टा एक्स, और वाई की जगह पर डाल दिया तो डेल्टा वाई, और इजेड की जगह पर डाल दिया तो डेल्टा इजेड। और एक्स का जो वैल्यू है वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा जो वाई है, और डेल्टा इजेड बाई डेल्टा। बस यही है क्रैमर्स रूल। अब जरा देखिए इसका यूज क्या करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को, ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 और 3x माइनस वाई प्लस जेड। ये मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसको हमको सोल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। मतलब हमको डिटरमिनेंट के यूज करके हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। आइए हम लोग सोल्व करेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, तो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग यहाँ करेंगे। हम क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको निकालना है तो डेल्टा का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1, यहाँ पे x हो 1 1 1, यहाँ पे 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1, यहाँ पे 2 1, ये हो गया। अब इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटरमिनेंट निकालने डायरेक्ट खोल देता हूँ, मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। तो 1 इंटू इसका देखिए ये डिलीट हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा -1, और ये भी हो जाएगा -1 -2 गया। फिर हो गया -1 इंटू ये गया 3 -2 ये 1 हो गया, और +1 इंटू ये गया ये मतलब 3 और +2 5। तो हमारा इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया यहाँ से -3 -1 -3 और 5 मतलब 2। यहाँ से हमारा डेल्टा का वैल्यू 2 आ गया। अब हमको डेल्टा एक्स निकालना है। देखिए डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, तो इसके जगह पे ना एक्स के जगह पे क्या करेंगे कि हमें 3 3 4 डाल देना है। तो मैं यहाँ अगले स्लाइड ले लेता हूँ, एक और स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक स्लाइड ले लेता हूँ, चलो आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो डेल्टा है ना इसको ना और थोड़ा हम एक सेकेंड इस डेल्टा, मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन को ही यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड एक, और क्या क्वेश्चन था 3x माइनस वाई प्लस जेड, 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, और क्या था लास्ट 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस 2x वाई प्लस। चलिए अब हम यहाँ से पहले क्या करते हैं, हम निकालते हैं डेल्टा। अब डेल्टा का जो वैल्यू होगा हमें बन जाएगा 1 1, यहाँ पे बन जाएगा 3 -1 1, यहाँ पे बना 2 1। मैंने ये डेल्टा निकाला और इसका वैल्यू हमने निकाला पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू निकाला था वो आया था 2, इसका वैल्यू हमने लिख दिया 2। चलो एकदम सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ध्यान से देखो भाई। अब क्या कर रहे हैं हम कि डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं। अब डेल्टा एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए अभी बताओ। अब क्या करूं, यही जो डिटर्मिनेंट है ना 1 ये वाला एक्स की जो बात कर रहे हैं, तो एक्स की जगह पे हमारा ये जो कांस्टेंट ये आ जाए, तो हमारा आ जाएगा 3 3, बाकी सब वही रहेगा 1 -1 1 1 1 1, ये रह गया। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, चलो ओपन करता हूँ डायरेक्टली, 3 इंटू ये चला गया ये चला गया -1 माइनस, और -1 इंटू यहाँ से अगर इसको ओपन कर दूं 3 -4 -1, ठीक है, एंड +1 इंटू यहाँ से इसको ओपन कर दूं तो 3 +4, ये हो गया हमारा
माइनस माइनस हो जाएगा -2 -6, ये हो जाएगा माइनस माइनस +1, और ये हो जाएगा हमें 7, कितना आ गया, और ये आ गया हमारा 2। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू हो गया, जैसे डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 आया, अब डेल्टा वाई निकालेंगे, डेल्टा वाई निकालेंगे। अब बने रहिए, हर क्वेश्चन में हम यही नहीं करेंगे, जो हमने 3 क्वेश्चन दिया है वो तीनों क्वेश्चन में ये नहीं करेंगे, हम इसका यूज करके हम बहुत आसानी से क्वेश्चन करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये जो क्वेश्चन कहाँ गया, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह का भी क्वेश्चन है, हम इसको भी सोल्व करेंगे, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है जिसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक नहीं है मतलब ये एक्स वाई जेड में क्वाड्रेटिक है ना, मतलब डिग्री 2 है, तो हम लोग इसको भी सोल्व करेंगे, इसी का हेल्प से, हम बार बार इसका यूज नहीं करेंगे। चलिए आप देखिए, y निकालने के लिए हमें ये जो टर्म है इस पे हमें 3 3 और 4 रिप्लेस करना है, मतलब ये बन जाएगा 1 3 2, यहाँ बनेगा 3 3 4, और ये टर्म तो अपना खुद रहेगा बेचारा। अब इसको मैं डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ। अब इसको करने के लिए 1 इंटू, अब इधर को देखिए, इसको गया, ये गया 3 -4 -1 आ गया, -3 इंटू, ये गया 3 -2 1 आ गया, प्लस 1 इंटू, ये गया 12 -6 आ गया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये हो गया -1, ये हो गया -3, और ये हो गया +6, तो हमारे पास ये भी आ गया कितना, लास्ट टर्म हमें निकालना होगा वो डेल्टा इजेड निकालना होगा। अब डेल्टा इजेड कैसे निकालूं, तो डेल्टा इजेड निकालने के लिए फिर से वही करना होगा कि हमें ये जो डेल्टा है इसका तो टर्म सब यही रहेगा, 1 3 2 1 -1, और यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा 3 3 4, और इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, देखते हैं क्या आएगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम 1 इंटू, इसको ओपन कर रहे हैं, इसको हटा दिए, -4 -3 -7 हो गया, -1 इंटू, ये गायब, ये हो गया 12 -6 हो गया 6 हो गया, और +3 इंटू, ये बच गया हमको 3 + 2, और 3 + 2 5, राइट, आई एम नॉट रॉन्ग, देन आई एम राइट, करेक्ट। तो ये हमारे पास हो गया -13 + 15, ये हो गया 2, तो हमारे पास सारे के सारे वैल्यू 2 आ गए, ठीक है, जितना भी जो वैल्यू था सब 2 आ गया है। तो हम मैं एक अगले स्लाइड ले लेता हूं, और इसको मैं बता देता हूं कि हम यहाँ पे लिख देता हूं कि हमें जो डेल्टा का जो वैल्यू आया था वो भी 2 है, डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वो भी 2 है, डेल्टा वाई जो है वो भी 2 है, और डेल्टा इजेड जो है वो भी 2 है। तो हमारे पास जो है ना डेल्टा के सारे वैल्यू, जो डेल्टा एक्स वाई और डेल्टा इजेड का भी वैल्यू 2 है। अब हम क्रैमर्स रूल का यूज कर रहे हैं, हमें क्रैमर्स रूल कहता है कि एक्स का जो वैल्यू है वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा ले लो, डेल्टा एक्स का वैल्यू 2/2 हो गया, कट के आ गया 1, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास 1 आ चुका है। अगर वाई का मैं बात करूं कि वाई क्या होगा, तो बोलता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा, ये जिंदगी मेरा आसान कर दिया रे भाई, जिंदगी आसान कर लो, और ये हो गया 2/2, ये हो गया 1, और डेल्टा इजेड का जो वैल्यू है ये हो जाएगा डेल्टा इजेड बाई, जो कि 2/2 अगेन 1, तो हमारे पास जो एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है वो सब 1 1 आ चुका है। मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये मेरा आंसर सही है, तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 + 1 3 आ गया, ये तो सेटिस्फाई किया, 3 -1 2 + 1 3, ये भी सेटिस्फाई कर गया, और 2 + 1 + 1 4, ये भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब हमारा 100% आंसर करेक्ट है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है ना उसका सोल्यूशन अगर मैं करने बैठ जाऊं, तब क्या करूं इसका, तो इसका सॉल्यूशन के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही बात दिखाई देगा, एकदम आसान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। कैसे, अगर मैं यहां पे कह दूं आपको कि हम 1/x को कैपिटल X लिख देता हूं, 1/y को
कैपिटल वाई बोल देता हूं और 1/z को कैपिटल इजेड बोल देता हूं, तो मेरा काम बन गया। कैसे? आप देखिए इसको ना हम अगले स्लाइड में लिख देता हूं, ये जरा देखिए। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने लिख चुका था, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने सोल्व कर चुका हूँ। एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1, इजेड का वैल्यू 1। अच्छा अगले स्लाइड पे देखते हैं, तो ये इसका बात कर रहे हैं, यस यस का बात ही कर, तो अगर इस स्लाइड में दिया हुआ था। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको मेरा जिंदगी आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 1/x को ना मैं लिख देता हूँ कैपिटल एक्स, 1/y को ना कैपिटल वाई, और 1/z को मैं कैपिटल जेड लिख देता हूँ। और देखिए मेरा इक्वेशन क्या बन जाता है, एकदम मस्त बन जाएगा रे भाई। यहाँ पे x लिख दूं, x प्लस वाई प्लस इजेड इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 3x माइनस वाई प्लस इजेड इक्वल टू 3, और तीसरा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2x माइनस प्लस प्लस वाई एंड प्लस इजेड का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन को ना आप आराम से देखो भाई, ये इक्वेशन को आप पकड़ लो, तुम देखो, और ये इक्वेशन को फिर देखो, इसको देखो कहाँ गया, इसको मैंने सोल्व किया था, ये देखो, इसको देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, और 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, और ये जो हमने इक्वेशन लिखा, क्या दोनों सेम है? अगर दोनों सेम है तो क्या डेल्टा का जो वैल्यू है, फिर से हमारे पास 1 1 1, 3 माइनस 1 1, 2 1 1 आएगा कि नहीं आएगा? और इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, पीछे 1 आया, सॉरी 2 आया, तो मैं इसका यूज करूंगा। फिर इसी तरह से डेल्टा एक्स का अगर वैल्यू निकालूं तो ये भी 2 आएगा, डेल्टा वाई का वैल्यू भी 2 आएगा, और डेल्टा इजेड का वैल्यू भी 2 आएगा। तो क्या मैं इसका यूज करूं या ना करूं? करना चाहिए हमें। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये हमें पता है तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो कैपिटल एक्स का जो वैल्यू होगा वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा हो जाएगा। मतलब डेल्टा एक्स 2 है तो 2/2 कट गया, 1 हो गया। मतलब कि डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गया, मैं एक बार फिर से देखता हूँ यहाँ पे। तो डेल्टा एक्स का जो वैल्यू आ गया, तो एक्स का जो वैल्यू आ गया 1 आ गया। एक्स क्या है? एक्स को हमने मान रखा है 1/x, ये कैपिटल जो एक्स है ये 1/x है, इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें एक्स का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। और फिर उसी तरह से कैपिटल वाई अगर निकालूं तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा, करेक्ट है। तो ये 2/2 करके 1 आ गया। और ये भी मैं, ये हमें कैपिटल वाई कोई नहीं जान रहा है भाई, क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ कैपिटल वाई, हमें तो स्मॉल वाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख दूंगा, ये जो स्मॉल वाई हमें निकालना है, तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करें, इसको मैं लिख दूंगा 1/y, चलो, और इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये भी निकल गया। और फिर उसी तरह से कैपिटल z का जो वैल्यू है वो हम निकाल लेंगे डेल्टा z बाई जेड, और इससे स्मॉल z का भी जो वैल्यू है वो भी हमें 1 आ गया। अब जरा ध्यान से तो मजा आया कि नहीं आया? आ गया ना? हमें जो एक समय क्वेश्चन लग रहा था इतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया कितना आसान से। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, एकदम देखो ध्यान से, मैंने बोला क्रैमर्स रूल तो भाई लीनियर के लिए है, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया। अब क्या करूं, करूं क्या? कुछ नहीं करना है, बस वी हैव टू कंसंट्रेट एट द क्वेश्चन, ओके, we have to concentrate at the question. See the question, and can you tell me, can I write x square equal to capital X, y square equal to capital Y, and z square equal to capital Z? Is it right? Yes, if it is right, then I can write that this is a capital X plus capital Y plus capital Z equal to 3, and then here we can write 3 capital X minus capital Y plus capital Z equal to 3, and this equation can be written as
2x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 4। am I right? यस। अगर ऐसा होगा तो आप बताओ भाई इसका डेल्टा क्या होगा। फिर से डेल्टा आ गया, तो डेल्टा का वैल्यू फिर से हमारे पास वही आया 1 1 1 3 माइनस 1 1 2 1 1 और इसका वैल्यू हमने निकाला था पीछे 2। उसी तरह से डेल्टा एक्स को अगर निकालूं तो 2 बन जाएगा, डेल्टा वाई को निकालूं तो भी 1 बनेगा, सॉरी 2 बनेगा, और डेल्टा इजेड का जो वैल्यू निकालूं वो भी 2 बनेगा। तो हमारे पास डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा इजेड और डेल्टा तीनों चारों वैल्यू आ चुका है। अब हमें निकालना है कैपिटल। चलो भाई अब हम लोग बात करते हैं सोल्यूशन की कि आखिर एक्स वाई जेड का वैल्यू है क्या, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो जो कैपिटल एक्स है ये तो भाई कैपिटल एक्स का वैल्यू हमको डेल्टा एक्स बाई एक्स आया, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा आया जो कि 2/2 कट के 1 आ गया। तो क्या ये जो था ये था क्या x², सॉरी एक स्मॉल x² इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या हो गया प्लस माइनस, आया कि नहीं आया, x का वैल्यू जो प्लस माइनस 1 हो गया। चलिए फिर उसी तरह से y का जो वैल्यू हमें निकालना होगा तो कैपिटल Y का वैल्यू फिर 1 आएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा 2/2 कट जाएगा, बन जाएगा हमारे पास 1, और ये जो है ये भी कैपिटल Y² इक्वल टू 1 आ गया, तो y का वैल्यू हमें फिर से प्लस, उसी तरह से EZ का भी वैल्यू प्लस माइनस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे पास आंसर आ जाए, ये क्वाड्रेटिक है तो हो सकता है कभी कभी आंसर जो है वो रियल ना होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हमें रियल ही आंसर मिले, लेकिन लीनियर में रियल ही मिलेगा, ये तो जरूरी बात है। चलिए कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट जरूर करना भाई। और मैं बोल रहा हूं कि जब जेई मेंस की तैयारी अगर कर रहे हैं और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को आराम से पॉज कर कर के एक एक क्वेश्चन को खुद से बनाओ, मजा आ जाएगा फिर। और कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई दिक्कत लगे या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में ना आए तो जरूर कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो बना सकूं। चला ध्यान से देखिए, अगले स्लाइड को मैं चलूं तो मैं देखिए अब मेरे पास क्या है, ये क्या है, इफ d1 d2 d3 आर 0 दे इसको होमोजेनियस। अब जरा देखिए है क्या होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे देखने दीजिए एक बार, एक सेकेंड। अगर होमोजेनियस का कोई अलग स्लाइड लेके अलग बता ही देता हूँ। चलो होमोजेनियस में पीछे बताऊंगा, यहाँ पर जेई मेंस का क्वेश्चन हम होमोजेनियस में बताऊंगा। होमोजेनियस को मैं बताऊंगा, ये टॉपिक जो है ना ये थोड़ा सा पॉज कीजिए, तो इसके लिए ना थोड़ा सा नहीं चलिए बता ही देता हूँ, फिर वहां जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे ज्यादा सा। चलिए देखिए होमोजेनियस है क्या ना, जो हमारे पास तीनों जो इक्वेशन देख रहे थे ना अभी, हमारे पास ये जो 3 इक्वेशन पड़े थे, यहाँ देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए अगर कोई 3 इक्वेशन है कि a1 x प्लस a2 b1 y प्लस c1 ez इक्वल टू 0, मान लो यहाँ पे d1 था, मान लो यहाँ 0 है, और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ये जो है RHS वैल्यू अगर 0 आ जाए तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस। इसको क्या बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो इस टॉपिक के बाद मैं बताऊंगा। चलिए अब हम लोग इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा मैं कुछ देर के बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इसी टॉपिक में इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा पीछे इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जेईई मेंस का, उसको भी मैं सोल्व करूंगा। आप जरा ध्यान से देखिए इस टॉपिक को, हमें अगला जो टॉपिक पढ़ना है ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है मतलब क्या बात करना चाहता है कि अब भाई पीछे तो हमने क्या क्या देखा, कि हमने देखा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी सारे देख लिए, बहुत सारे क्वेश्चन डिटरमिनेंट पे कर लिए पिछले वीडियो में।
अगर आप नहीं देखें तो मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे सारा डिटर्मिनेंट, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स और सारे चीज मैंने बहुत डिटेल में बताया है। तो अब देखिए है क्या कि मान लीजिए कि अब हमको वहां पे सारे चीज तो मैं पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन। भाई अब हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, और ये जो टॉपिक है ना आसान टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ ही से बनता है। उसमें जेई मेंस की मैं बात करूं तो ये होमोजेनियस से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है जो मैं आगे बताऊंगा। चलिए तो सबसे पहले ना हम लोग डी निकल नहीं है भाई, डी, ये जो डी नहीं है ये जो है ना डेल्टा है, ये तो पहले चेंज कर, ये डी है ही नहीं, डेल्टा है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेल्टा, सबसे पहले जो निकालेंगे वो डेल्टा निकालेंगे। अगर डेल्टा का वैल्यू, यहाँ पे क्या गलती है, डी का वैल्यू अगर सॉरी डेल्टा का वैल्यू अगर जीरो नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं है तो हमारे पास आंसर होगा यूनिक सॉल्यूशन, हमारे पास होगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेल्टा का बात आगे करूं कि डेल्टा का बात अगर जीरो है, अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो आ गया तो जो हमारा जो, अब हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो हो गया तो फिर से हम निकालेंगे डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। अगर ये जीरो आ गया तो फिर से निकालेंगे डेल्टा वाई। अगर ये भी जीरो आ गया तो फिर से निकालेंगे डेल्टा इजेड। अगर ये भी जीरो आ गया, सारा के सारा जीरो है, तो हम बोल देंगे कि ये जो इक्वेशन है, तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। मतलब सब जीरो हो गया, डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा एक्स भी जीरो है, डेल्टा वाई भी जीरो है, डेल्टा जेड भी जीरो है, सारा का सारा जीरो है, तो हम बोल देंगे कि इसका सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट है। या मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये जो केस है ना, ये नो सॉल्यूशन, ये रेयर केस, ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब मान लो कि ये लगभग जीरो के बराबर है। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, ये नो सॉल्यूशन का जो एग्जांपल ना, एग्जांपल देख लो। मान लो एक्स प्लस वाई प्लस इक्वल टू टू दे दिया मैं, एक इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन बना रहा हूँ टू एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स इजेड इक्वल, देखो ये जो इक्वेशन है सेकेंड वाला, पहले इक्वेशन में दो से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, और जो अब तीसरा इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस नाइन इजेड इक्वल टू टेन। अब जरा देखो ये एलएचएस में तो सारे में 3 से मल्टीप्लाई हो गया है, लेकिन आरएचएस नहीं हुआ है। का मतलब ये है कि इसमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये केस जो आता है वो रेयर केस होता है, ये जो केस होता है वो रेयर होता है। तो सबसे पहले मुझे एक मिनट आराम से सोच, हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा निकालेंगे। भाई डेल्टा का वैल्यू बता दे, जैसे डेल्टा का वैल्यू किसी ने बताया कि ये जीरो है, तब तो फिर आगे स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बता दिया कि डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं है, तो हमारे पास बहुत ही एडवांटेज है कि अब हम कुछ नहीं चाहिए हमको, हम बोल देंगे भैया अब एक ही सोल्यूशन बचा है, यूनिक सोल्यूशन ही बचा है। और अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो आ गया तो हमें सब चेक करना पड़ेगा, डेल्टा वन, डेल्टा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। और इस सब का वैल्यू अगर जीरो होगा तो मैं बोल दूंगा इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर बोलेगा कि इसमें से कोई एक भी, चाहे ये चाहे ये चाहे ये, कोई भी एक या सब जीरो नहीं आए, तो मैं बोलूंगा भाई साहब कि ये नो सॉल्यूशन पे बात करेगा, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब एग्जांपल से हम लोग एक सब समझ लेते हैं। अब जरा देखिए से फिर बात कर लें। तो जैसे एग्जांपल देख लो, मैंने क्या बोला कि अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो आ गया, डेल्टा का वैल्यू, मैंने बोल रहा हूँ डेल्टा का वैल्यू पहले निकालना है। अगर ये जीरो आ गया तब हमें आगे जाके निकालना है डेल्टा एक्स।
ये अगर जीरो नहीं है तो स्टॉप। अब बोल देना है, क्या बोलना है यहां से, अगर जीरो नहीं आया तो हमें बोल देना है भाई साहब कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन। और उसी से डेल्टा का वैल्यू जीरो आ गया, तो डेल्टा का वैल्यू जीरो ही नहीं आया तो हम तो वो यूनिक सोल्यूशन पे चले जाएंगे, सीधा यूनिक सोल्यूशन। और डेल्टा का वैल्यू मान लो ये सबका सब जीरो आ गया तो हम बोले भाई इनफिनाइट सोल्यूशन है। बस सिंपल सब बात है। डेल्टा निकाल लो, डेल्टा का वैल्यू सब, डेल्टा का वैल्यू जीरो हो गया, डेल्टा एक्स निकालो वो भी जीरो है, डेल्टा वाई निकालो वो भी जीरो है, डेल्टा जेड निकालो वो भी जीरो है, सबके सब जीरो, तो क्या बोलूँ इनफिनाइट सोल्यूशन है। और डेल्टा का वैल्यू अगर जीरो नहीं आया तब तो बोल देंगे कि भाई यूनिक सोल्यूशन है। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो आ गया लेकिन कोई एक जीरो नहीं आया, डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड जीरो नहीं आया, वो केस में हम आराम से बोलेंगे भाई साहब आपके पास कोई नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात कर लेते हैं कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंट। एक्चुअली कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी जो होता है ना, ये बताता है अगर इसमें, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो बोलेंगे। तो मैं आगे की बात करता हूं। अब आगे देखिए, अब कहता है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले पहले आप इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे बच्चा फंस जाता, बच्चा ना यहाँ पे फंस जाता, बोले सर क्वेश्चन ने आपने गड़बड़ सड़बड़ करके रखा है भाई, मैं क्या करूं, मैं बताता हूँ क्या करना है। ये इक्वेशन जो है ना, इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज कर दो। क्या है कि ये 3x - y - ये जो सही है इक्वल टू 3, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ इजेड इक्वल टू 5 दिया है। इसको क्या लिख सकते हैं, 0x 0y प्लस जेड इक्वल टू 5। और इसी तरह से इसका भी फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है तो उसको फॉर्मेट में लिखता हूँ 3x - 5y प्लस 0z इक्वल टू 6। फॉर्मेट लिखा गया। अब डेल्टा में निकाल रहा हूँ। अब क्या निकालना हूँ मैं, डेल्टा को निकाल रहा हूँ। और डेल्टा निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सारे कोएफिशिएंट को हमें अरेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं अरेंज कर दिया, यहाँ पे 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2, यहाँ पे 0 0 1 लिख दिया, 0 0 1, यहाँ पे 3 - 5 0, 3 - 5 0, यहाँ पे अरेंज कर लिया। और इसका जब मैंने डेल्टा का डिटर्मिनेंट में निकाला तो इसका वैल्यू -12 आ गया जो कि जीरो नहीं है। अब मैंने क्या बोला कि अगर डेल्टा जीरो नहीं है भाई साहब तो सीधा बोल दो भाई साहब कि आपके है, बस एक ही सोल्यूशन है। और वो यूनिक सोल्यूशन किसी ने पूछा कि यूनिक सोल्यूशन क्या है, कैसे निकालोगे, तो भाई डेल्टा एक्स निकालेंगे, डेल्टा वाई निकालेंगे, डेल्टा इजेड निकालेंगे, और फिर एक्स का वैल्यू जो है वो निकालेंगे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, डेल्टा वाई का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा, जो अभी कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन बनाया था उसको। और इजेड का वैल्यू होगा डेल्टा इजेड बाई, हो गया क्लियर। अब मैं बात करता हूं कि भाई साहब अब बताओ, एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये जरा ध्यान से देखो, इसके बारे में बताओ। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इसके बारे में बताओ कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले डेल्टा निकाल लिया। अब डेल्टा का वैल्यू अरेंज कर दिया, देखो 1 - 2 और 0, इजेड है नहीं, यहाँ पे 1 - 2, फिर से माइनस, यहाँ पे 1 हो गया, वाई का वैल्यू 0 हो गया और इजेड का -2, और यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू 0 है, 0x है 0। और इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ, देखिए 1 इंटू, यहाँ से ये गया, यहाँ से गया, ये 0 हो गया, ये माइनस, ये 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 ये गया -1, ये -1, और ये 0 हो गया 0, ये हो गया हमारा टोटल 0। आप देखिए हमारे पास केस का आ गया कि डेल्टा का वैल्यू 0 आ गया, ओ माय गॉड। अब हमें क्या करना होगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा इज तीनों निकालना होगा। अब तीनों में अगर एक भी जीरो, एक भी ऐसा आया जो जीरो नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो अब हमें डेल्टा एक्स निकाला, डेल्टा एक्स मुझे आया नॉन जीरो, इसका मतलब है ये नो सॉल्यूशन पे परफॉर्म कर रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हो गया क्लियर। तो डेल्टा वाई निकालोगे ना, ये डेल्टा एक्स, तो ये जीरो नहीं आएगा।
ये 0 नहीं आएगा। आगे चलते हैं। अब जरा देखिए इसका बोलता है ये क्वेश्चन को आप करके दिखाओ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन। एक मिनट, हमें क्या निकालना है, ए का वैल्यू, जिसके लिए ये तो है ही नहीं, तो एक वैल्यू निकालना है जिसके लिए जो ये सिस्टम जो दिया हुआ है ना, ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है ही नहीं। तो मैं क्या करूं, एक मिनट, तो मैं फिर से याद करता हूँ, एक मिनट, मुझे याद करने का बार बार आदत है। आप देखिए मैं क्या करता हूँ, डेल्टा को पहले निकालता हूँ। अगर डेल्टा 0 आए, नो सॉल्यूशन का मैं कैसे ले रहा हूँ, डेल्टा 0 आए और डेल्टा x चाहे नॉन जीरो आ जाए, चाहे डेल्टा y नॉन जीरो आ जाए, चाहे डेल्टा नॉन जीरो, वही हमारा नो। ठीक है, या अगर डेल्टा का वैल्यू ही 0 ना आए तो यहाँ तो यूनिक सोल्यूशन आ जाता है। नो सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है कि इसमें से कोई एक नॉन जीरो होना होगा। तो हम क्या करें, पहले हम डेल्टा निकाल लेंगे, डेल्टा आ जाएगा। अब जरा देखिए ध्यान से, डेल्टा का वैल्यू मैं कैसे निकालूं, एक मिनट, हाँ अब हम क्वेश्चन को फिर से सोल्व करने का कोशिश। आप देखिए मैं निकालता हूँ डेल्टा, बताओ भाई डेल्टा साहब, भाई साहब डेल्टा का वैल्यू क्या आया, तो 1 -2 1, यहाँ पे हो गया 2 -1 2 1 1 1, ये होना चाहिए 0। तो मैं बोल रहा हूँ साहब मुझे तो आंसर चाहिए, हमें तो क्वेश्चन को वेरीफाई करना नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालने बैठ जाऊं कि ये इसका वैल्यू 0 होना चाहिए है या नहीं है, तो कोई फायदा नहीं, टाइम बर्बाद के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें ए है ही नहीं। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हम नहीं निकाल रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाल, डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 2, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 -1 1 2 1 2, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, या इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है इसका वैल्यू 0 ना हो, अगर ये 0 हो जाता है तो डेल्टा वाई 0 नहीं होना चाहिए, अगर वो भी 0 हो जाता है तो डेल्टा जेड नहीं 0 होना चाहिए। ऐसा ले सकते हैं, तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू फाइंड कर सकते। ठीक है, ये ए का वैल्यू निकल जाएगा। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ए का वैल्यू क्या, ये क्या करें, हमें क्या करता है, मेनी सोल्यूशन लाना है भाई, मेनी सोल्यूशन लाना है। तो अभी मेनी सोल्यूशन तब आता है कि डेल्टा एक्स का वैल्यू 0, डेल्टा वाई का वैल्यू 0, डेल्टा जेड का वैल्यू 0 और डेल्टा का वैल्यू 0, मतलब फॉर मेनी सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। आप देख लीजिए एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए डेल्टा का वैल्यू अगर 0 नहीं हो तो यूनिक सोल्यूशन, डेल्टा का वैल्यू 0 और सब 0, तभी हमारे पास इन्फिनिट है, मतलब सारे के सारे को 0, तो भी हमारे पास इन्फिनिट। करेक्ट है। तो अब इस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, फॉर बाय मेन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मेनी, tell me what is the condition, the first condition should be delta must be 0, second delta x must be 0, delta y must be 0, delta z must be 0, ये सारे के सारे जो टर्म हैं इनको 0 हो। अब ये जब 0 होंगे तो मैं पहले का यूज करता हूँ, डेल्टा का वैल्यू 0 होगा तो मैं ले लेता हूँ 7 11 अल्फा, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे क्या आ गया 5 4 5, यहाँ पे क्या हो गया 175 194, यहाँ पे आ गया 50,
ठीक है, इसका वैल्यू तो 0 होना, क्या मैं यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल पाऊंगा? यस, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल, ठीक है। यहाँ से जब हम अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि बीटा का वैल्यू निकालने, यहाँ से अल्फा निकालेंगे। फॉर बीटा व्हाट आई नीड टू डू, आई कैन डू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स किस, डेल्टा एक्स निकालने के लिए मेरे पास आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 13 बीटा 360, यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे जो आएगा वो रहेगा 11 4 190, और यहाँ पे अल्फा, अल्फा जो भी यहाँ से निकालेंगे ना वो वैल्यू यहाँ लाएंगे, और इसके बाद जो बनेगा यहाँ पे बन जाएगा 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होना चाहिए। देखिए ये बी, ये अल्फा, तो ये अल्फा जो है आना ही चाहिए। अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, ये 7 है, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, और जो अल्फा का वैल्यू आएगा, बीटा का वैल्यू आएगा, यहाँ से बीटा निकाल लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, और उसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। एकदम आसान सा है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें, ये सारे चीज हम लोग डिटरमिनेंट देख चुके हैं। ऐसे आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, पट्टी लगा करके यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर, और इसको अब जरा ध्यान से देखिए, ये जेई मेंस का है जो कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ, और ये 2023 का है, 1 फरवरी को ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेंस। अब जेई मेंस का ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, और इसको मैंने बोला था कि इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा होमोजीनियस के बारे में। तो होमोजीनियस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो होमोजीनियस में बात करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन, जो मैं अभी बताया था कि क्या होता है होमोजीनियस। तो अब इसके बारे में हम बताएंगे कि होमोजीनियस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है और कैसे। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें होमोजीनियस की बात करें तो a1x प्लस a2 c1x c1y प्लस c1 a2x b2y c2ez इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y, ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन। इसको होमोजीनियस इसलिए कहा गया है कि इसके जो है, यहाँ पे आप कांस्टेंट देखिए, सारा के सारा कांस्टेंट। तो आप यहाँ से एक बात हमें बता सकते हैं कि अगर हम इसको इक्वेशन को ऑब्जर्व करें अच्छी तरह से, तो हमें पाएंगे कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0, ये तीनों जो है ना, तीनों इक्वेशन कर रहा है। इसका मतलब है कि एक सोल्यूशन तो कंफर्म है कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0 कंफर्म आएगा ही आएगा, इसमें नो डाउट। अब जो है हम इसको अगर नंबर, अब इसका मैं एक काम करता हूँ ना, एक स्लाइड ले लेते हैं मेरी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें आगे कुछ क्वेश्चन को सोल्व, मैं चाहता हूँ कॉपी करके ना ले चला जाऊँ पे, इसको, ठीक है। तो हमारे पास जो ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन आया, ये है, इसको बोले होमोजेनियस इक्वेशन। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि होमोजेनियस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो कंफर्म है, वो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0, जो कि नहीं, ठीक है। आगे जो बात करूं कि अगर x का वैल्यू y का वैल्यू 0 है, अब हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या, तो इसके लिए भी हमें डेल्टा ही निकाल, डेल्टा निकालना होगा हमें, जीरो करने की कोई जरूरत नहीं, जीरो भी हो सकता है ना भी। तो सबसे पहले हमने डेल्टा निकालेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है, और इजी ये इसलिए हो जाता है कि हमें डेल्टा एक्स,
डेल्टा वाई और डेल्टा इजेड का वैल्यू निकालना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा जब d1 को हम रिप्लेस करेंगे, x को जब हम रिप्लेस करेंगे, सारा के सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, तो उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा और ये सारा का सारा वैल्यू जो है जीरो हो जाएगा। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा इजेड का वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है। जब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा इजेड निकालने की जरूरत नहीं है, अब बात आती है कि इसका जो सोल्यूशन होगा, नंबर ऑफ सोल्यूशन, वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि ये डेल्टा का वैल्यू है क्या। अगर ये जीरो है या नॉन जीरो है, तो एक और मैं थोड़ा सा स्लाइड ले लेता हूँ और इसको ना ये बताता हूँ। अगर डेल्टा का वैल्यू, दो चीज हो सकता है, या तो डेल्टा का वैल्यू नॉन जीरो हो जाए या डेल्टा का वैल्यू, मैं डी क्यों लिख रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है आज हुआ क्या मुझे। कभी डेल्टा को लेमडा बोल रहा हूँ तो कभी डेल्टा को डी लिख रहा हूँ। तो ये डिपेंड करेगा कि डेल्टा जो है या तो ये जीरो है या फिर जीरो नहीं है। इस बात पे ही हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन करेगा। ये बात तो क्लियर है। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं हुआ तो फिर से वही बात, यूनिक सोल्यूशन। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो हो गया, अच्छा यूनिक सोल्यूशन आया, तो यूनिक सोल्यूशन में आएगा क्या आंसर, तो बस वही सोल्यूशन जो हमने पहले देख चुके हैं। इसका सोल्यूशन एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो और इजेड का वैल्यू जीरो आएगा। ये कब आएगा? जब डेल्टा का वैल्यू जीरो, यूनिक सोल्यूशन। और इसी केस में हमें आएगा। अब डेल्टा का वैल्यू जीरो हो जाए भाई, अब तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट में। मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट हो, इसका जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जरा सोचिए, इसमें अगर यूनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब यह है कि डेल्टा का वैल्यू जीरो नहीं है। अगर यूनिक सोल्यूशन के अलावा कुछ भी दे रहा है, इसका मतलब डेल्टा का वैल्यू जीरो है। और डेल्टा का वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो कंफर्म है कि एक्स का वैल्यू जीरो है, वाई का वैल्यू जीरो है, जेड का वैल्यू जीरो, ये तो कंफर्म है। अगर एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो और जेड का वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब है डेल्टा का वैल्यू 100% जीरो है। ठीक, मतलब डेल्टा जीरो आएगा तभी, ये डेल्टा अगर जीरो आएगा तभी इसका मीनिंग इनफाइनाइट मीनिंग आएंगे। अब पूछ सकता है क्वेश्चन, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मान लो कि इसका मेनी इन्फिनिट सॉल्यूशन आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन आएगा, हमें तीन सॉल्यूशन बताओ, क्या आप बता सकते हैं? देखिए हमारे पास इक्वेशन था a1x, b1y, c1z इक्वल टू जीरो, a2x, b2y, c2z इक्वल टू जीरो, एंड तीसरा जो था a3x, b3y, c3। ये इक्वेशन था। तो मैं क्या करूं, पहले इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ y एंड z। ठीक है, और x का वैल्यू निकाल करके हमको एक वेरिएबल ले लेता हूं x का, y का, और उसमें सब्स्टिट्यूट कर, या फिर कोई और एक नंबर ले लेता हूं, रैंडम नंबर लेता हूं। लो हम रैंडम ले लेते हैं, x का वैल्यू मान लेते हैं, y का वैल्यू मान लेते हैं 1, तो z का वैल्यू आ जाएगा कुछ, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा b, तो z का वैल्यू हो जाएगा माइनस, तो z का वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस बी बाई सी वन, माइनस बी वन बाई सी वन। उसी तरह से हम और x का वैल्यू कुछ ले सकते हैं, हम ले लिया 2, -2, -3, कोई भी रियल नंबर ले लेंगे x, कोई भी रियल नंबर ले लेंगे y, हमारे पास का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, इजेड का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये एक तरीका है हाउ टू राइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ये हमारे पास था नंबर ऑफ सोल्यूशन के बारे में, होमोजेनियस के बारे में। तो होमोजेनियस आसान इसलिए हो जाता है कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा इजेड का वैल्यू हमें नहीं निकालना पड़ता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इस बात को मैं देखूं कि अगर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, एक मिनट। तब कब सॉल्यूशन नहीं आता है? अब हम एक बार फिर से उसी टेबल पे जाते हैं जहां से हम लोग पता किए थे
कंसिस्टेंसी या फिर नंबर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे नो सोल्यूशन तभी संभव है जब एनी वन इज नॉट, और उसमें सबसे पहला कंडीशन ये है कि हमारा जो डेल्टा है उसको 0 होना होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि डेल्टा भी 0 है और बाकी तीनों में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो होना है। तो हम इस क्वेश्चन को फिर से क्या करते हैं, सबसे पहले इनकंसिस्टेंट होने के लिए हमारे पास लेमडा का एकदम 100% तो होना होगा, और ये यहाँ जो लेमडा का वैल्यू है ये क्या है, सॉरी डेल्टा का जो वैल्यू है ये 0 होना होगा, और यहाँ पे है लेमडा 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे है, ठीक है ये नहीं क्या, तो ये नहीं होगा 100 का, तो धजिया उड़ा के रखा है आज, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये हमारा लेमडा आया। अब इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, डायरेक्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है डायरेक्ट ओपन। तो ये लेमडा, ये गया लेमडा स्क्वायर -1 हो गया, ठीक है -1 इंटू यहाँ से देखिए ये गया हमें लेमडा -1 आ गया, और +1 इंटू यहाँ से ये गया 1 माइनस लेमडा गया, और इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे लेमडा -1 को कॉमन करके उधर भेज देते हैं, तो मैं एक तो हो गया कि लेमडा -1 का वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी कि लेमडा का वैल्यू 1 हो जाए। एक तो बात ये बनता है कि लेमडा का वैल्यू 1 बन जाए, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर लेमडा का वैल्यू 1 होगा या फिर लेमडा 1 का कॉमन लेकर के यहाँ से चला जाएगा, ये लेमडा बन जाएगा, और यहाँ पे -1 बन जाएगा, और यहाँ पे +1 बन जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी 0, मतलब लेमडा का वैल्यू क्या बन जाए, -2 बन जाए, ठीक है ना, लेमडा का वैल्यू 2 आ रहा है। तो हमारे पास दो वैल्यू आया कि लेमडा का वैल्यू या तो 1 हो जाए या लेमडा का वैल्यू 2। अगर हम बात करें लेमडा का वैल्यू 2 का, तो हम करें अगर डेल्टा एक्स की बात कर लें, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, बताओ भाई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा यहाँ पे 1 1, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 1, लेमडा का वैल्यू अगर मैं लेमडा ले लेता हूँ यहाँ पे 1 1, ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स है। अब ये चाहे तो ये 0 ना हो, या तो ये 0 ना हो, नॉन जीरो का मतलब यही होता है ना, या तो ये 0 ना हो, तो ये 0 ना हो, तो ये कब 0 ना होगा, तो अब जरा हम अगर, ठीक है अब हम बार बार सोल्व नहीं करेंगे, इसको सोल्व करके हम नहीं निकालेंगे, अगर निकालना है तो अगर निकालेंगे इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, अगर फिर से डेल्टा का वैल्यू 1 आ गया, डेल्टा का वैल्यू 1 आ गया, तो हम ये कॉमन, ये डेल्टा का वैल्यू फिर से 1 आएगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट इसका जो है ये 0 आ जाएगा। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें अच्छा से, तो इसका ऑब्जर्वेशन में हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर लेमडा का वैल्यू 1 मैं दे दूं, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे और डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि लेमडा का वैल्यू 1 देंगे तो डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा का एक्स का वैल्यू 0 हो गया तो हमें डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा, और उसको नॉन जीरो होना पड़ेगा। अगर डेल्टा वाई निकालेंगे तो फिर यहाँ से 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर से अगर लेमडा का वैल्यू 1 देंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो डेल्टा वाई भी 0 हो गया, और डेल्टा सॉरी डेल्टा भी 0, डेल्टा वाई भी 0 हो गया, कब, जब लेमडा का वैल्यू 1 आए। अगर डेल्टा जेड का वैल्यू निकालूं जब लेमडा का वैल्यू 1 है तो भी 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि हम अगर लेमडा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट 1 करेंगे तो हमारा ये जो है ना सब के सब 0 हो जाएगा। हमारे पास डेल्टा भी 0 हो रहा है, डेल्टा एक्स भी 0 हो रहा है, डेल्टा वाई भी 0 हो रहा है, डेल्टा जेड भी 0 हो रहा है। इसका मतलब अगर सारा का सारा 0 हो जाएगा तो इनकंसिस्टेंट हो ही नहीं हो सकता है। इनकंसिस्टेंट होने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा कि डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं, डेल्टा का वैल्यू को 0 नहीं होना पड़ेगा। मतलब अगर हम डेल्टा का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, देखिए ये
टू सब्स्टिट्यूट करते ये हमें पता चल रहा है कि 0 नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो अभी डेल्टा का वैल्यू जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, लेमडा का वैल्यू जो होना चाहिए, जैसे लेमडा का वैल्यू 2 होगा। अब इस 2 को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे हमें निकालना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर और 2, ये हो जाएगा हमारे पास। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने लेमडा निकाला, इनकंसिस्टेंट था, इनकंसिस्टेंट के लिए लेमडा में निकाला, लेमडा का वैल्यू हमें 0 आना पड़ेगा, तो वहां से कंडीशन निकाला, लेमडा का वैल्यू निकाला, लेमडा का वैल्यू 2 आया, एक आया लेमडा का वैल्यू 1 और लेमडा का वैल्यू 2। अगर लेमडा का वैल्यू 1 लेता हूं तो फिर हमारा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों के तीनों हमारा 0 आ जा रहा है, जो कि इनकंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करता है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कोई सोल्यूशन ना हो, और उसके लिए हमें कोई एक या तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई या डेल्टा जेड को नॉन जीरो होना पड़ेगा, और ये तभी संभव है जो लेमडा का वैल्यू हमें 2 देगा। तो ये लेमडा का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, अब 2 का वैल्यू मैंने वहां समेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारा आ गया। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे समझ। अब ये जो हमारा एक और क्वेश्चन है जेई मेंस का है और 2019 का क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन है हमारे पास किसके बेस्ड में, होमोजेनियस। अभी अभी मैंने होमोजेनियस बताया कि होमोजेनियस में होने के लिए, होमोजेनियस क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये तीनों में RHS जो है वो 0 है, मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है, तो ये कैसा हो गया, होमोजेनियस। और ये क्वेश्चन ना बार बार इस तरह के क्वेश्चन जेई मेंस एडवांस पूछते रहता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी का हमको बड़ा वैल्यू लेना है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन दिस हैज ए नॉन लिनियर। ओके, हाँ, अब इसके लिए हम क्या करें, मुझे क्या पता, मैंने अभी बताया कि अगर सिस्टम जो है होमोजेनियस है तो फिर हम डेल्टा निकालेंगे, और डेल्टा का वैल्यू अगर जीरो, डेल्टा का वैल्यू अगर 0 नहीं हुआ तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन होगा, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, z इक्वल टू, और इसके अलावा कुछ भी पूछ दे भाई होमोजेनियस केस में, इसके अलावा कुछ भी पूछ दे, मतलब यूनिक सोल्यूशन के अलावा कुछ भी पूछ दे, हमें डेल्टा का वैल्यू 0 कर देना है। क्या करना है, डेल्टा का वैल्यू 0 कर, बस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हमें क्या करना है, डेल्टा का वैल्यू 0 करना है, बस डेल्टा का वैल्यू 0 कर दो, आराम से देखो, और डेल्टा का वैल्यू 0 करो। मैं डेल्टा पहले निकालता हूँ, हो जाता हूँ। चलो ध्यान से देखो भाई, तो हमें पहला इक्वेशन है एक्स सी वाई, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट 1 आ गया, वाई का कोएफिशिएंट -c है, और इजेड का कोएफिशिएंट c, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट c -1, और यहाँ पे c, फिर से यहाँ पे c, और इसका वैल्यू 0 होना होगा। इसका वैल्यू अगर 0 होगा तब ये अगर ये 0 होता है तो हमें c का जो वैल्यू निकालना है, c है क्या, c एक रियल नंबर है, तो c का हमको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, सबसे उससे c का अगर 2-3 वैल्यू आ रहा है तो उसमें बड़ा कौन है वो बताना है। मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर देता हूँ, 1 इंटू ये आ जाएगा हमारा, ये गया हमको 1 माइनस प्लस सी इंटू ये गया, ये गया, ये गया, ये बच गया -c एंड -c स्क्वायर हो गया, प्लस सी इन, ये भी गया, ये भी गया, सी स्क्वायर, ये हमारे पास, अगर मेरा सारा कुछ सही लिखा हुआ है तो ये होना चाहिए। तो ये बन गया 1 - c स्क्वायर, ये हो गया -c स्क्वायर, ये हो गया -c³ प्लस का c³ प्लस c इक्वल टू 0, c³ कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बन गया, मैं यहाँ लिखता हूँ, ले लेता हूँ, हमें बचा 1 - 2c स्क्वायर, अब बचा 1 -
मैं इसको लिख सकता हूँ 2c² माइनस सी माइनस 1। अगर यहाँ से फैक्टराइज करूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा बनेगा 2c, एक बार ऐसा इसका फैक्टर ये आएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँ, 2c-1 इक्वल टू 0 या फिर c+1 0, चाहे तो c का वैल्यू 1/2 हो जाए या c का वैल्यू -1 हो जाए। हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो c का वैल्यू 1/2 हमारा क्वेश्चन था, उसका आंसर जो है 1/2। यही क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं था, बस इस कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे की जो क्वेश्चन है, तो आगे जो है अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।